अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। क्या इमरान खान साहब की रिहाई का जो रास्ता बन रहा था, ये जो 28वीं तरमीम आ रही थी, इसमें जो पीटीआई को ऑफर चीज़ें की जा रही थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता नज़र आ रहा है। क्योंकि जो 25 अरकान हैं पीटीआई के, वो मुबैना तौर पर मैनेज हो चुके हैं, मान चुके हैं। यानी कि सवारी जो है वो अपने सामान की खुद हिफाजत करे, ये पैगाम आ चुका है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जो हैं वो नाराज़ हो चुके हैं और इस तरह की खबरें चल रही हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई है, वो भी यही कहते हैं कि जी बिलावल साहब नाराज़ हैं। वो अपने वालिद साहब से भी कुछ जो है वो नाराज़ हैं, उनसे खफगी का इजहार कर रहे हैं सूबों वाले मामले के ऊपर, क्योंकि उनको बिल्कुल एक दफ़ा जो है वो चुप करवा दिया गया है। और इसके अलावा हमाद अजहर साहब वो गुम थे, उनको ज़ईम लगारी साहब हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने उनको ढूंढ निकाला है और एक्सपो के अंदर ढूंढ निकाला है। एक जो इश्तिहारी हैं 9 मई के कई मुकदमात में, वो एक्सपो के अंदर खुलेआम बैठे हुए थे। वो तस्वीर और तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपने अभी तक ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने बेल का आइकन नहीं दबाया और आप ये चाहते हैं कि जब नया व्लॉग अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो यूट्यूब चैनल के ऊपर बेल का आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये जो 28वीं तरमीम है, सूबे हैं। एक तो राणा सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि मुक्तदरा ने अभी हुकूमत से कोई इसके ऊपर बातचीत नहीं की, अभी इसके ऊपर कोई डायलॉग नहीं हुआ। मैं आपको उनकी एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट है ना, वही मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। वो ये लिखते हैं कि मुक्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई बात नहीं की, ना ही सूबों का मामला काबीना या पार्लियामेंट में जेर बहस आया। जो वज़रा नए सूबे चाहते हैं वो तहरीरी फार्मूला दें। अभी तक ये नहीं पता कितने सूबे होने चाहिए। कोई 20 कह रहा है, कोई 29 कह रहा है, कोई 23 कह रहा है। जब तक मामला मेज पर ना हो कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। अब ये सुने, राणा सनाउल्लाह साहब जो स्टैंप लगा रहे हैं वो ये लगा रहे हैं कि हुकूमत तो ये नहीं ला रही, पीपल्स पार्टी भी ये नहीं ला रही। तो फिर पीछे कौन बच जाता है? पीछे एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है, पीछे जो है वो जर्नल्स बच जाते हैं, जो एक्चुअली ये जो सूबों वाला निज़ाम है उनको लाना चाहते हैं वो। अब ये राणा सनाउल्लाह साहब उसके ऊपर तो स्टैंप लगा रहे हैं। ना हुकूमत को पता है कि क्या बना है, ना हुकूमत की किसी शख्सियत को पता है कि कितने सूबे हैं कितने नहीं हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। प्लान जो है वो बंद कमरों में बना दिया गया पाकिस्तान की आवाम के लिए, फिर उसको लाया जाएगा। जिस तरह 27वीं तरमीम थी, 26वीं थी, लोगों को पता ही नहीं था वोट देने वालों को, तो इनको सिर्फ और सिर्फ इंप्लीमेंट करने के लिए लाया जाएगा कि आओ वोट दो और चुप करके चले जाओ। अब इसके अंदर जो सूबे बनाए जा रहे हैं मैं आपको वो भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले पीटीआई वाला, इमरान खान साहब वाला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये स्पेस तो बन रही थी पीटीआई के लिए, जो मैंने आपको अपने कल के व्लॉग में बताया था कि दो तरह के रास्ते बन रहे हैं। एक मौलाना के साथ पीटीआई का रास्ता बन रहा है कि वो लॉन्ग मार्च में उनके साथ हो जाते हैं तो ये अपना वजन बना लेंगे। दूसरा, इनको एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि अगर पीपल्स पार्टी नाराज हो जाती है तो आप लोग आ जाएं, और अगर वो नहीं भी नाराज होती तो हम ये चाहते हैं कि हर जो पार्टी है वो इसमें अपना कंसेंट दे, अपनी रजामंदी का इजहार करे, ताकि ये चीज़ कंट्रोवर्शियल ना हो, क्योंकि ये चीज़ पूरे पाकिस्तान का नक्शा बदलने जा रही है। तो उसके ऊपर भी अभी पीटीआई सोच रही है। लेकिन पीटीआई को साथ एक ये भी मैसेज दिया गया है कि 20 से ऊपर, लगभग कोई 22 से 25 के दरमियान में जो एमएनएज हैं वो मैनेज हो चुके हैं। यानी कि सवारी जो है वो अपनी सामान की खुद हिफाजत करे, सामान थोड़ा सी चुक लिया। 25 लोग मैनेज हो चुके हैं जो आपके पास हमने अमानतन जो है वो रखवाए हुए हैं। जिस दिन हमें ज़रूरत पड़ेगी आपने प्यार से मानना है, प्यार से मान लें, आपने गुस्सा करना है आप गुस्सा कर लें, आपने जो करना आप कर लें, लेकिन वो 25 लोग आके वोट दे देंगे तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए बेहतरी इसी के अंदर है कि चुप करके शराफत से आप वोट दे दें। ज़्यादा इनकलाबी या ज़्यादा डिमांड रखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। और माइनस जो खान है ना, उसके ऊपर भी बात हो रही है कि वो बाद में देखेंगे, आपकी अभी कोई शराइत नहीं मानी जा रही, वरना 25 लोग तो हैं हमारे पास। अब ये 25 लोग कौन है? ये आपको 27वीं तरमीम याद थी, उसके अंदर बीपीटीआई के एक एमएनए साहब थे, उन्होंने, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने वोट दिया था। और वोट देने के बाद उन्होंने एक बड़ी तकरीर, इनकलाबी किस्म की उन्होंने तकरीर की थी, और उसके बाद उन्होंने कहा था जी मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं। तो 28वीं तरमीम के अंदर भी ऐसा होगा कि वोटिंग, खामोशी से वोटिंग करवाई जाएगी, पता ही नहीं होगा किस किसने वोट दिया एक्चुअली। अब या तो उस दिन पीटीआई ने अगर वो लोग पकड़ने हैं कि वो 25 लोग कौन से हैं, 22 से 25 लोग जो एक्चुअली खान साहब को बेच चुके हैं। बेचना ही हुआ ना। 28वीं तरमीम एक वाहिद, पिछले कई सालों के बाद, 3 सालों के बाद, एक 26 नवंबर 2024 के बाद जो है वो ये एक वाहिद रास्ता बन रहा है जिसमें अब खान साहब की कोई रिहाई, खान साहब के लिए कोई रिलीफ नजर आ रहा है। अगर ये 25 लोग बैठ के वो भी बेच देते हैं तो एक्चुअली तो उन्होंने इमरान खान साहब को बेच दिया। तो पीटीआई ने अगर तो पकड़ना है उन 25 लोगों को, तो पीटीआई उस दिन बाइकआउट करेगी, वो नेशनल असेंबली में जाएगी नहीं। वो कहेंगे कि जी नेशनल असेंबली में किसी हमारे एमएनए ने जाना ही नहीं है, बाइकआउट करने भी हमने नहीं जाना वहां पर, अगर तो इन्होंने वोट नहीं देना। तो अगर वहां पर बाइकआउट करने भी जाते हैं तो कोई पता नहीं कौन वोट दे दे। तो 25 लोगों को पकड़ना आसान है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। तो ये 25 लोग अगर
एस्टैब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वोट दे देते हैं 28वीं तरमीम में, तो जो खान साहब के लिए जितनी भी बातें चल रही हैं, जो भी कहानी चल रही है, वो सब की सब इसके अंदर ठप हो जाएगी। फिर आप लॉन्ग मार्च करें, फिर आप जो मर्जी करें, वो कहानी आपको ठप हो जाएगी। क्योंकि मौलाना साहब भी, मैंने आपको कहा था कि नारा उनका भी मुख्तलिफ उनका नारा होगा। अब ये 25 लोगों वाली आपने बातें सुन ली। अब आप अंदाजा करें कि हमारे मुल्क के अंदर कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ सूबे होंगे, कोई कह रहा है 20, कोई कह रहा है 22, कोई कह रहा है 25, कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 30 सूबे। इन तमाम सूबों की अदालतें अलग होंगी, इन तमाम सूबों का निज़ाम अलग होगा, इन तमाम सूबों के अंदर जो असम्बली है वो अलग होगी, इन तमाम सूबों का जो मरकज़ होगा, यानी कि वहाँ का जो इनका वफाक होगा वो इनका अलग होगा। यानी कि जनूबी पंजाब वाला जो है, राजनपुर वाला, अगर डीजी खान को एक डिविजनल लेवल के ऊपर यूनिट बना दिया जाता है। अब ये दो चीज़ें, एक है सूबा और एक है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की पूरी आप कहानी सुन लें। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाएगा, स्टेट, छोटी सी स्टेट, स्टेट के अंदर छोटी सी स्टेट। तो राजनपुर वाले को लाहौर नहीं आना पड़ेगा, वो डीजी खान में अपना काम करा लेगा। हाई कोर्ट होगा वो डीजी खान के अंदर होगा, अस्पताल होंगे, आला अदलिया होगी, आला ब्यूरोक्रेसी होगी, पुलिस का सिस्टम होगा, तमाम सिस्टम उसको डीजी खान के अंदर मिल जाएगा। तो आसानी तो इसके अंदर हो जाएगी। अब दूसरा ये देखें कि उस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के ऊपर कुछ इस तरह की शख्सियत बिठा दी जाएगी, आप उसको लॉर्ड कह लें, मेयर कह लें, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वो उसको कंट्रोल करेगा। मैं आपको भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझा रहा हूं, वो उसको कंट्रोल करेगा, उसके नीचे तमाम चीजें हो जाएंगी। अब ये पिक एंड चूज होगा कि फलां बंदे को ये जो जिला है ये चलाने के लिए, ये यूनिट चलाने के लिए दे दें आप। ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकता है, मोहसिन नकवी टाइप की भी कोई शख्सियत हो सकती है जिसको वोटिंग दिलवा के बनवा के बिठा दिया जाए। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे छोटे से बन गए, डीजी खान बन गया, मुल्तान बन गया, बहावलपुर वाला बन गया, फिर आप इधर आ जाएंगे तो फैसलाबाद वाली साइड पे, सरगोदा वाली साइड पे, इन तमाम, ये जेहलम वाली साइड पे, इन तमाम जगहों के ऊपर सेम इसी तरह कराची के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, केपी के अंदर ये बना दिए जाएंगे। जितनी भी समुद्री, साहिली समुद्री की बेल्ट है, पिसनी है, ग्वाडर है, कराची है, वो वफाक लेना चाहता है और वो वफाक ले लेगा। और एबटाबाद और हज़ारा के बारे में भी ये कहा जाता है कि जी वो भी वफाक लेना चाहता है, क्योंकि मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है, जितनी भी फौज की ट्रेनिंग है, सब कुछ है, वो वहीं पर मौजूद है। तो उसको भी वफाक के अंडर एक्चुअली अपने अंडर वो लाना चाहते हैं कि सूबे की मरहून मिन्नत हमें ना होना पड़े। सेम इसी तरह जो हमारी सियाहती बेल्ट है। अब ये भी बात गश्त इसके अंदर चलती है कि जी पहले तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद 28वीं तरमीम के अंदर एक तरमीम होगी एक्चुअली किसी के लिए सदारत की या इस निज़ाम के ऊपर आकर बैठने की। तो वो जो ताकतवर शख्सियत है, वो जिस दिन उसका मीटर घूमा, जिस दिन उसको लगा नहीं चल रहा, वो तमाम जो सूबे का वजीर आला है उनको ख़त्म करके यहां पर वो जो लॉर्ड और मेयर बनाए जाएंगे, छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे, इन तमाम लोगों को गवर्नर का ओहदा देकर खुद सदर बनकर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज कर देंगे। अब समझ आ रही है आपको सदारती निज़ाम कैसे नाफिज होगा? पहले इन जमातों को कहा जाएगा नहीं नहीं, आप वजीर आला हैं, मरियम नवाज साहब हैं, कि आप 14 करोड़ को चला रही हैं, आप वजीर आला हैं, बस ये छोटे छोटे हम यूनिट्स बना रहे हैं, लॉर्ड्स हैं, मेयर्स हैं, ये आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, इस तरह रहेंगे, इनको बहला फुसला के मनाया जाएगा। और उसके बाद ताकतवर शख्सियत जब पूरे मुल्क में निज़ाम राइज कर लेगी या अपनी जो चीज़ें जो वो करना चाहती है वो कर लेगी, तो उसके बाद वो जो है सदारती निज़ाम नाफिज कर देगी, इन तमाम लोगों को फारिग कर देगी, सियासी जमातों को, और वो लॉर्ड मेयर्स को गवर्नर का ओहदा देकर ले आएंगे। अब दूसरी चीज़ कि इधर अगर इनको सूबा बना दिया जाता है तो हर सूबे का फिर चीफ सेक्रेटरी अलग है, हर सूबे का वजीर आला अलग है, हर सूबे का आईजी अलग है, हर सूबे की पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, अदला, हर चीज़ अलग है। सूबे वाले लोगों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन निज़ाम एक्चुअली किसी एक शख्सियत के तब भी कंट्रोल में होगा। शख्सियत कहें आप, एस्टेब्लिशमेंट की सीधी सी बात है, एस्टेब्लिशमेंट है, जर्नल्स हैं, इनके कंट्रोल में वो निज़ाम बड़ी आसानी से आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा? वो ऐसे आ जाएगा कि अभी इनको पूरे पंजाब को टेक ओवर करने के लिए, वहां पर मैनेजमेंट करने के लिए इनको एक मरियम नवाज को टैकल करना पड़ता है, और वो अगर अड़ जाए तो पंजाब चला गया। सेम केपी के अंदर सोहेल अफरीदी को, पीटीआई को मैनेज करना है, सेम सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी को मैनेज करना है, बलूचिस्तान में तो खैर लोग ही इनके अपने हैं। तो वो ये चाहते हैं कि हम बजाय 14 करोड़ लोगों को एक बंदे के थ्रू कंट्रोल करें, क्यों ना हम छोटे छोटे जिले बना के, फॉर एग्जाम्पल ये जो मुल्तान वाली साइड है, ये गिलानियों को दे दी जाती है, गिलानियों को दे दी जाती है। कुरैशी खानदान इसके अंदर टक्कर ले सकता है, लेकिन समझ में नहीं आता मुझे। सेम इसी तरह डीजी खान डिवीजन है, वहां पर आपके जो है वो मजारी बैठे हुए हैं, आपके गुरचानी बैठे हुए हैं, आपके लगारी, आपके ट्राइब जो है वो वहां पर बैठा हुआ है, वहां पर कोई उसको बन जाएगा, वो ऑलरेडी इनके कंट्रोल में। आप देख लें डीजी खान में राजनपुर में कोई इनकलाब पीटीआई ला सकी है तो बताएं मुझे आप। सेम फैसलाबाद के अंदर, इन तमाम रीजन्स के अंदर जो पावरफुल लोग हैं उनको फिलहाल ले आया जाए,
और सीट्स जो है वो देकर उनको फॉर्म 47 मैनेज करवा के ये तमाम चीज़ें जो है वो इंप्लीमेंट कर दी जाए। अब कंट्रोल क्या होगा? आपका वोट, आपका राइट, आपको पता ही नहीं है कि आपके ऊपर कौन है और क्यों है। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, एग्जैक्टली यही होगा। अभी ये सूबे में एक बैठी हुई है, इस तरह आपको सूबे में फिर 8-10 लोग जो है वो घूमते हुए नजर आएंगे आपके टैक्स के पैसों के ऊपर। आपको बजाय 15,000 20,000 तनख्वाह मिलेगी उस्ताद को, आपको 4-4 महीने की बेशक सुथरा पंजाब वालों को तनख्वाह ना मिले, लेकिन वजीर आला आपके पैसों से आपको हर जगह जो है ना, जिस तरह आंधी में शापर उड़ के आते हैं ना, तो इस तरह पंजाब में भी आपको वजीर आला नजर आएंगे, प्रोटोकॉल्स आपको नजर आएंगे, IG के, चीफ सेक्रेटरी के। अन्नी होनी है ये आप मान लें कि हमें फायदा कम नजर आ रहा है इसके अंदर, मैं सूबों के हक में हूं, लेकिन एक्चुअली जो मैनेजमेंट है ना वो तबाही मचा देगी। जो हमारी स्टैब्लिशमेंट का मिजाज है ना, वो जो जनरल्स का मिजाज है कि मैं ऐसे करूंगा, वो तबाही मचाता है एक्चुअली। और वही तबाही हम देख रहे हैं अपने मुल्क के अंदर जो मचती जा रही है। तो खैर, अब जनाब ये तमाम चीजें जो है वो कर रहे हैं, वो ये तमाम चीजें मैनेजमेंट के ऊपर बिलावल साहब जो है वो नाराज हुए हैं। आपने देखा था गिलगित के अंदर बिलावल साहब के जो हैं वो बयानात आए थे। फिर आपने आज़ाद कश्मीर में देखा, ओ फॉर्म 47 फलां टिमकां, ये चोर हैं, ये मैंडेट चोर हैं, ये फलां हैं। अब आपको वो बिल्कुल खामोशी नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के जराए ये कहते हैं कि मुबैना तौर पर जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो एक्चुअली आसिफ जरदारी साहब के साथ थोड़े से नाराज हुए हैं, वाली साहब से। आसिफ जरदारी साहब रिसेंटली अभी लाहौर आए थे, मोहसिन नकवी साहब से भी मुलाकात की। स्पीकर जो थे उस वक्त कायम मकाम गवर्नर थे मलिक अहमद खान साहब, उनके साथ भी मुलाकात हुई, वो तस्वीर भी उनकी जारी की गई। फिर अभी एक पिक्चर आई, गवर्नमेंट सारी इकट्ठी बैठी हुई थी, आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये तमाम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, मलिक अहमद खान साहब भी उसके अंदर बैठे हुए थे, ये तमाम लोग इकट्ठे बैठे हुए थे। तो आपको बिलावल की खामोशी नजर आ रही होगी कि बिलावल उस तस्वीर में नहीं थे। बिलावल आपको कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि बिलावल है नाराज। वो ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मान चुके हैं, उनको पता है कि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारी जो बका है सियासी, वो एक्चुअली तो एस्टेब्लिशमेंट की मरून मिन्नत है। अगर ये हमें कुछ नहीं देते तो हमारे तो केसेस खुल जाएंगे, हम इमरान खान साहब की तरह जेलों में रहेंगे, तो हमने तो दूसरे दिन बीमार हो जाना है और इन्होंने तो हमें बाहर भी नहीं जाने देना। हम तो नहीं डट के रह सकते इमरान खान की तरह, और अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो उसने भी हमें नहीं छोड़ना। तो बजाय उधर लटकने के हम एस्टेब्लिशमेंट के जो तस्मे हैं उनके साथ लटक जाते हैं। तो जरदारी साहब ने ये डिसाइड कर लिया है कि जी सूबे आपने बनाने हैं, कराची आपने बनाना है, ठीक है आप बना लें, बट अभी वही बारगेन बहस चल रही है, पहले पंजाब से करो, नून लीग कहती है पहले सिंध से करो। जो बिलावल भुट्टो साहब थे वो थोड़े से यंग हैं, उनका एक जहन के अंदर ना थोड़ी सी इनकलाबी सोच आई कि मैं टकरा जाता हूं, मैं नहीं बनने दूंगा सूबे, और मैं क्यों जो है वो सूबे बनने दूं, तो मैं टकरा जाता हूं, मैं हुकूमत से ही अलग हो जाता हूं। जब मैं हुकूमत से अलग हो जाऊंगा तो शहबाज शरीफ साहब को पास वोट पूरे भी होंगे, तो कहीं ना कहीं से मैनेज करके हम इनको एतमाद का वोट लेने का कह देंगे, स्टैब्लिशमेंट को भी हम प्रेशराइज कर लेंगे, PTI JUIF को भी हम अपने साथ मिला लेंगे, तो हम रोड्स के ऊपर आ जाएंगे और हम एस्टैब्लिशमेंट को घुटनों पे ला सकते हैं। बिलावल साहब की जो मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये क्लेम करते हैं कि उनकी सोच ये थी कि इस दफा ये नहीं करने देना हमने इनको, क्योंकि हमसे इन्होंने आज़ाद कश्मीर भी ले लिया, फिर हमसे इन्होंने गिलगित भी तकरीबन ही लिया हुआ है। जिस तरह हमें IPP के मरून मिन्नत हुकूमत दी हुई है, हम तो कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी ये हमें कहें सुबह हमारा वहाँ पर जो है वो वज़ीर आला ही नहीं होगा। तो इस तरह के इख्तलाफात उनके थे, और वो ये चाहते थे कि इस दफ़ा जरदारी साहब भी अड़ जाए, लेकिन जरदारी साहब सियाने हैं, जरदारी साहब को इनकलाबी बनने का कोई शौक नहीं है मौजूदा हालत में। जब आपके सामने एक एग्जाम्पल स्टैब्लिशमेंट सेट कर रही है इमरान खान साहब की कि वो एक इनकलाबी बने हुए हैं, उनका एक नारा इनकलाब का है, तो उनके साथ जो हो रहा है, और ये उसके सपोर्टर हैं बहुत बड़े, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो ये तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी तरीके से ये चीज़ें खत्म हो जाए। तो जरदारी साहब मान चुके हैं, अब बिलावल साहब नाराज हैं, और हो सकता है आने वाले दिनों में बिलावल साहब आपको शायद बिल्कुल ही खामोश नजर आए, आपको कहीं मीटिंग्स में भी ना नजर आए, आपको कहीं पे शायद बाहर ही चले जाएं कुछ दिनों के लिए, बाहर का टूर मार आएँ, और कहीं पर कोई तस्वीर उनकी जारी ना हो, कोई उनकी स्पीच कहीं पर उनकी जो है वो कुछ भी ना नजर आ, और आपको आज के दिनों में वो नहीं नजर आ रहा। तो बिलावल साहब एक्चुअली जो सोर्सेज कहते हैं वो नाराज हुए हुए हैं कि यार ये कोई बात ना हुई कि हमें इतना दबाया जा रहा है, हमें इतना दबाया जा रहा है। लेकिन जो अब्बा जी हैं वो ये कह रहे हैं कि बेटा दबने के लिए ही आए हैं, वरना अभी तो सिर्फ और सिर्फ दबा रहे हैं, हमारा वजूद है, वरना उखेड़ के हमें फेंक देंगे ये, और हम तो इमरान खान की जमात की तरह सर्वाइव भी नहीं कर सकेंगे। वो दौर चले गए जब हमारे अंदर इनकलाबी थे, अब हम इनकलाबी नहीं रहे। तो ये इस वक्त जो है वो एक तासुर है, खबरें जो है वो चल रही हैं कि बिलावल नाराज है, और बिलावल को उनके अब्बा जी ने कहा कि आप चुप करके बैठो, मैं खुद ही इसको डील कर लेता हूँ, मैं खुद ही इसको संभाल लेता हूँ, मैं पंजाब पे डालता रहूँगा, पंजाब मेरे पे डालता रहेगा, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मुक्तदरा स्टैब्लिशमेंट, जर्नल्स, आप जो भी उनको नाम देना चाहें, दे हैव डिसाइडेड कि सूबे बनेंगे।
और किसी को मानना है माने, किसी को नहीं मानना है माने, किसी और तरीके से हम बनवा लेंगे, लेकिन सूबे तो हमने इसके अंदर बना के रहने हैं। अब ये चीजें आपको इसके अंदर क्लियर होगी, मैंने आपको वो भी बता दिया सूबे किस तरह बना रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, और फिर सदारती निज़ाम किस तरह राइज होगा बिलावल भुट्टो साहब का। अब एक हमाद अदर साहब, आपके जहन में आ रहा होगा कि 25 लोग कैसे वोट दे देंगे यार, खान को कैसे बेच देंगे यार। हमाद अजहर साहब इस वक्त 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तिहारी हैं और पिछले कई सालों से ये रूह पोछ रहे। फिर इनके वालिद साहब की डेथ हुई, ये मंजर आम के ऊपर नजर आए, फिर उसके बाद ऐसा लगा कि ये अब दोबारा रूह पोछ हो चुके हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि इश्तिहारी हैं वो। और 9 मई का तो मुकदमा कौमी मुकदमा है, डीजी ISPR साहब भी फरमाते हैं कि ये कौमी मुकदमा है। अब मैं आपको बताता हूँ इस कौमी मुकदमा जो है ना वो अलमिया या सानिया के हकाइक। 6 अगस्त को ज़हीम लगारी साहब ट्वीट करते हैं, एक हमाद अजहर साहब की तस्वीर लगाते हैं, ये अपने बेटे के साथ बैठे हुए, ये आप तस्वीर देख लें। वो ये कहते हैं कि हमाद साहब माजरत के साथ अगर अपनी जान की मान पाऊँ तो आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या आप गुज़िश्ता 2 दिनों से लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर अपने कारोबार की तशहीर नहीं कर रहे? आप कंपनी के लोहे का स्टॉल पर बैठे हुए हैं और अपने कारोबार की प्रमोशन कर रहे हैं, क्या वहां बैठते हुए ये आप ही हैं, ये तस्वीर आपकी ही है? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप एहतजाज रैली या तहरीक में इसलिए नहीं निकलते क्योंकि कारकुन मार खाते हैं और गिरफ्तार होते हैं और इन पर तशद्दुद किया जाता है। आपका मौक़िफ़ है कि अगर आप निकलेंगे तो आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि आप इश्तिहारी हैं। इमरान खान गिरफ्तार हुए, इनकी आंख मुतासिर हुई, इन्हें गिरबान से पकड़ा गया, इनकी अहलिया गिरफ्तार हुई, इनकी बहनें गिरफ्तार हुई, हजारों कारकुन गिरफ्तार हुए, बेशुमार कारकुनों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया, कई अपनी जानों से भी गए, लेकिन आप घर से बाहर निकले क्योंकि आपको घर से बाहर नहीं निकले क्योंकि आपको गिरफ्तारी का डर था कि हाय मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। फिर कहते हैं जी मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि जब आप लाहौर एक्सपो सेंटर में अपने कारोबार की तशहीर के लिए स्टॉल लगाकर बैठ सकते हैं तो वहां आपको गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन सियासी जदोजहद एहतजाज या रैली में आपको गिरफ्तारी का खतरा कैसे लाहक हो सकता है? और आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिएगा कि क्या गुज़िश्ता 2 दिनों से एक्सपो सेंटर में स्टार पर बैठे हुए ये आप ही हैं या तस्वीर किसी और की है? हमाद अजहर साहब ने उसके ऊपर आगे जवाब दिया, 6 अगस्त को ही जवाब दिया, फौरन जो है वो उसके ऊपर जवाब दे दिया। ये इन्होंने ट्वीट किया था 6 अगस्त को, टाइम जो है कोई 9:45 बजे, और उसके बाद जो है वो 11 बजे उनका जवाब आ गया और वो जवाब लिखते हैं, आपकी पोस्ट का शुक्रिया। हमाद अजहर साहब कहते हैं मैं चंद लम्हात के लिए बिल्कुल एक्सपो सेंटर गया अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए। 9 मई के बाद मेरे घराने के 90 साल पुराने कारोबार को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। इस मुश्किल वक्त में भी हमारे होनहार इंजीनियर्स ने पाकिस्तान में नए बैनुल अक़वामी ग्रेड का सरिया मुतारिफ कराया जो 33% ज़्यादा मजबूत है, 13% कम इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सी बड़ी इमारतों में अब सप्लाई हो रहा है। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट जो है वो विजिट कीजिए, यानी कि बिजनेस की तशहीर कर रहे हैं जवाब देते हुए। फिर आगे लिखते हैं हलाल रिस्क निस्फ इबादत है, मुझे फ़ख्र है मेरे वालिद ने बरूल मुल्क मुझे कोई हराम की कमाई जायदाद नहीं दी, बल्कि मुश्किल वक्त में भी मेरी मेहनत और ईमानदारी का दर्स दिया। मेरे साथ मेरा बेड़ा भी वहाँ पर मौजूद था जिसे रात की तारीख में मुल्क छोड़ना पड़ा। अच्छा, और 1 साल से ज़्यादा का अरसा वो इस कम उम्र में 3 ममालिक में दरबदर की तरह ज़िंदगी गुजारता रहा। अच्छा जी, आपकी इस पोस्ट ने काफ़ी तशहीर कर दी है इस कारोबार की जिसका सरिया मीनार पाकिस्तान की तामीर में भी इस्तेमाल हुआ। अब आप देखें ये सारा उन्होंने अपने कारोबार की तशहीर कर दी और इंतहाई डिटाई के साथ। हमाद अजहर साहब एक्चुअली इनको ये डर है कि जब ये बाहर निकलेंगे ना तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए पूरा पंजाब हमाद अजहर साहब ने तबाह बर्बाद कर दिया। पूरी पंजाब की जो लीडरशिप थी वो बाहर नहीं निकली इनको देख के, और इनको क्रिटिसाइज भी नहीं किया जाता था क्योंकि पीटीआई के कुछ सोशल मीडिया के लोग एक्चुअली इनके साथ बड़े क्लोज हैं। अब मैं वो टर्म नहीं यूज करना चाहता कि वो क्यों जो है वो क्लोज हैं, ये फाइनेंशियली भी बड़े स्ट्रांग हैं हमाद अजहर साहब ना, तो वो बड़े क्लोज हैं, वो इनके ऊपर तनकीद भी नहीं करते थे, बाकी सबको रगड़ा फेर देते थे। और फवाद चौधरी तेरी ऐसी की तैसी, वो फलाना तेरी ऐसी की तैसी, वो जरताज गुल ऐसी की तैसी, और सनम जवेद यास्मीन राशिद फलान टिमका फलान ही निकला। हमाद अजहर साहब के ऊपर बातें नहीं करते थे, ये बाहर नहीं निकलते थे, इन्होंने कोई रैली कोई जलसा कोई जलूस इन्होंने नहीं किया। बल्कि जब इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, तब उमर अयूब साहब और हमाद अजहर साहब ये वाहिद 2 शख्सियत थी जिन्होंने इमरान खान साहब का जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको मानने से इनकार कर दिया था। और इन्होंने कहा था कि जी मैं अपने वालिद साहब के भांजे को हम टिकट दे के वहां पर खड़ा कर रहे हैं। कुछ चौधरी अरसलान जहीर साहब थे, एक्चुअली मुबैना तौर पर मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि वो भांजे भी नहीं है, इनका कारोबारी ताल्लुक है, सगे भांजे वो नहीं है। अब हैं तो अगर हमाद अजहर साहब बता दें कि जी वो सगे भांजे हैं तो वो सगे भांजे भी नहीं है। तो हमाद अजहर साहब की वजह से आम कारकुनों के अंदर यह तासुर पाया जाता है कि इनकी वजह से पंजाब की लीडरशिप कंप्रोमाइज हुई। ये ना खुद निकले ना इन्होंने किसी को निकलने दिया, ये झूठ मूठ के छुपे रहे, झूठ मूठ के ये ड्रामेबाजी करते रहे। 9 मई के इनके ऊपर इतने मुकदमात हैं, 9 मई का बच्चा नहीं छोड़ा रियासत ने, 9 मई का बुजुर्ग नहीं छोड़ा, कैंसर ज़दा खातून यास्मीन राशिद नहीं छोड़ी। वहां पर आप देखें ये उमर सरफराज चीमा, शाह महमूद कुरैशी साहब, इमन खान साहब और कितने के, सनम जवेद, फलक जवेद, आलिया हमजा,
किसी को नहीं छोड़ा 9 मई के केस के अंदर, सबको उठाया, किसी की उम्र का, बीमारी का, कोई बाहर आके फौत हो गया, कोई बीमार था, कुछ भी हुआ, किसी के ऊपर इवन के मुकदमा ही नहीं बनता था, उसके ऊपर भी मुकदमा डाला रियासत ने हमारी। लेकिन हमाद अदर साहब को नहीं पकड़ा गया। हमाद अदर साहब धड़ल्ले से दफ्तर भी जाते रहे, सोर्सेज कहते हैं जी बिजनेस भी चला रहे हैं, अपने कारोबार की एक्सपो सेंटर के अंदर जाकर तशहीर भी करते हैं। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या हमाद अदर साहब ने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर जितना वोट लिया वो बेच दिया? क्या हमाद अदर साहब एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए उनके टाउट थे? क्या हमाद अदर साहब ने ये तमाम अरसा झूठ बोला वो किसी सेफ जगह के ऊपर, इन्हीं के पास जो है वो सेफ हाउस में थे क्या कहीं के ऊपर? क्या हमाद अदर साहब ये सब झूठ बोलते रहे, इनकलाबी बातें जो इनकी इनकलाबियत थी, लोगों को कह गया कि बाहर निकलते रहे, खुद अपना सुकून से एसी वाले कमरों में बैठते रहे? क्या रियासत के ऊपर अब मैं ये सवाल उठाता हूं, डीजी ISPR साहब से मैं ये पूछ रहा हूं, डीजी साहब एक बच्चा तक पकड़ा गया है, डीजी साहब कैंसर ज्यादा खातून को पकड़ लिया आप लोगों ने, डीजी साहब इसी रियासत ने, क्योंकि आप कहते हैं कि 9 मई कौमी अलमिया है, ये हमाद अजहर के ऊपर कौमी अलमिया, कौमी सानिया क्यों नहीं हुआ? डीजी साहब, मैं नहीं चाहता कि हमाद अजहर साहब पकड़े जाएं, लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं कि ये कैसा कानून है कि 9 मई के लिए यास्मीन राशिद के लिए और है, शाह महमूद कुरैशी के लिए और है, सनम जवेद, फलक जवेद, उमर सरफराज चीमा, आलिया हमजा, सैकड़ों कारकुनों के लिए आपका जो पैरामीटर है रियासत का वो और है, हमाद अजहर के लिए और है। क्यों? हमाद अजहर के लिए ये कौमी सानिया, कौमी अलमिया नहीं था 9 मई, हमाद अजहर को क्यों नहीं पकड़ा गया? अगेन मैं कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई पकड़ा जाए, लेकिन सवाल तो उठता है ना कि आप पिछले 3 साल में 2000 ये जब से 9 मई हुआ 2023 के बाद से तबाही फेर दी आप लोगों ने, लेकिन आप जो है वो ये कहते हैं कि जनाब आला मैं तो बाहर ही नहीं निकल सकता, मैं तो कोई बात नहीं कर सकता, हम तो कुछ सोच भी नहीं सकते, हमें तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये सवाल जन्म लेते हैं कि ये एक्चुअली वो क़यादत है जिन्होंने इमरान खान साहब को तबाह बर्बाद किया है, जिन्होंने इमरान खान साहब को इस नहज के ऊपर लेकर आए हैं कि आज वो अंदर बैठे हुए, उनको अंदर ये पता होगा बाहर मेरा हमाद अदर डटा खड़ा है, मेरा हमाद अदर इनकलाबी बना हुआ है। ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। चलो जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो हमाद अदर साहब ने तो मैं मानूं कि जी हाँ जी बाकियों की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस से छुट्टी मिल गई, चलो कि जी कोई माफीनामा मांग लिया हो, कोई झूठा मूठा ही सही, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चुप करके मुबैना तौर पर अब तासुर ऐसे आता है सेटलमेंट की ऊपर स्टैब्लिशमेंट के साथ, और इनके बारे में ये भी सोर्सेज क्लेम करते हैं कि मुबैना तौर पर इनकी जो वालदा है, हमारी भी वालदा है, उनके नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की वो बहन बनी हुई है, तो इनके बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं उनके साथ, तो इन्होंने अपनी मैनेजमेंट करके अब अपना कारोबार भी चल रहे हैं, अब सारा कुछ कर रहे हैं। यहां पर आकर एक दफा जवाब नहीं दिया इन्होंने कि मैं क्यों नहीं निकला भाई, मुझे एक्सपो में क्यों नहीं पकड़ते, वो 9 मई कौमी सानिया में मुझे क्यों नहीं रगड़ते, एक दफा भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। बस आया अपनी कारोबार की तशहीर की, आई एम सॉरी मैं वो वर्ड यूज करूंगा, ढिठाई से अपने कारोबार की तशहीर की, कौम को जो इनकलाबी और हकीकी आज़ादी के खाम दिखाए थे उसके ऊपर जूता रखा, पांव रखा और अल्लाह हाफिज। तो ये हालात हैं जी इस वक्त PTI के अंदर। बाकी आप लोग समझदार हैं बहरहाल जी। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।